अस्सलाम वालेकुम। मिलर टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं आपके साथ रुखसार अहमद और इस वक्त मौजूद है मेरे साथ एसडीपीआई के बिहार के जिला प्रदेश अध्यक्ष शमीम अख्तर और इनसे जानेंगे जो ये पीएफ और एसडीपीआई के दो लोगों को यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने पीएम पर हमले की साजिश रची है, वो कितना सच है। आइए इनसे जानते हैं। सर, हमें बताएं आप। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया आपका, खासतौर पे मिलर सर, ये टाइम्स जो का। आरोप लगा है पीएफआई पर और एसडीपीआई पर कि इन्होंने पहले 3 दिन इन्हें हिरासत में रखा और उसके बाद इन पर जो आरोप लगा है वो पुलिस पीएम पर हमले की साजिश रचने का लगा है और आने वाले समय में हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने जैसा भी आरोप लगा है, जो मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें चली हैं। तो ये कितनी सच्चाई है सर इन खबरों के अंदर? आपको मेरी आवाज आ रही है रुखसार? जी जी जी। ठीक है, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करूंगा, मिलर टाइम्स का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस इंटरव्यू के लिए दिया और हमें मौका दिया एसडीपीआई को कि हम अपनी बात रख सके। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं, पिछले 3-4 दिनों से न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर एक ही मुद्दा चल रहा है कि देश में अब बहुत जल्द जो है मुस्लिम राष्ट्र बनने जा रहा है, वो भी 2047 के अंदर। असल में क्या है उसकी कहानी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे थे 12 तारीख को। 12 तारीख से पहले पहले फुलवारी शरीफ पटना में एक इलाका है। फुलवारी शरीफ के अंदर हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिला महासचिव, जिनका नाम अतर परवेज है, अतर परवेज साहब को एक पूछताछ के लिए 11 तारीख की शाम शाम करीब 7:30 बजे फुलवारी शरीफ थाना ने तलब किया। उनसे कहा कि आप आइए, हमें कुछ आपसे पूछताछ करनी है। वो चले गए और उनके साथ साथ उन्होंने एक रेंट पे मकान लिया था, उनके मकान मालिक को भी बुला लिया और वो मकान मालिक भी पुलिस महकमे के हैं जो अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं। तो दो लोगों को पूछताछ के लिए 11 तारीख की शाम 7:30 बजे के आसपास फुलवारी शरीफ थाने ने तलब किया और वो लोग गए। तो जब वो गए तो उन्होंने उनसे कहा गया, उनसे बात कही गई कि अभी नरेंद्र मोदी जी कल आने वाले हैं 12 तारीख को। 12 तारीख के लिए हम लोग सिक्योरिटी के को लेकर बहुत ज्यादा इस पर हम लोग सीरियस हैं, तो उनके सुरक्षा का मामला है, आपसे कुछ पूछताछ करेंगे और कल शाम में आपको डिटेन करके हम कल शाम छोड़ देंगे। हमारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने ये सवाल किया एसएचओ से, तो एसएचओ का जवाब था कि ये वरीय पदाधिकारी एडिशनल एसपी मनीष कुमार के आदेश पर ही हुआ है, हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। तो वहां पे हम लोगों ने मनीष जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा जो बात करनी है कल करेंगे और कल 5 बजे के बाद मोदी जी जब चले जाएंगे तो हम इनको छोड़ देंगे। लेकिन जब कल शाम 12 तारीख को शाम भी गुजरा, शाम के बाद उन्होंने नहीं छोड़ा। तो जब हमारे लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते हैं, कल बात करेंगे। तो फिर हमारे लोगों ने जब सवाल किया कि भाई 2 दिन हो गए, आप 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रख भी नहीं सकते, इलीगल डिटेंशन क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, हमने उनकी शिकायत जो है आईजी और डीआईजी से भी की, एसएसपी से भी बात की और यहाँ तक कि डीजीपी से भी बात हुई। सब ने, सारे वरीय पदाधिकारी ने, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात सुनने से इनकार किया। सबने कहा कि ठीक है, ये उनका मामला है जी। सबने कहा ये उनका मामला है, वो पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, ये उनका काम है, हम उनके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जबकि ये असंवैधानिक है, ये कानून के खिलाफ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप उनको या तो रिलीज करें या तो आप उनको जो है आप उनको चार्जेस लगा के आप उनको कोर्ट में पेश करें। ऐसा पटना पुलिस ने नहीं किया। 3 दिन तक लगातार साजिश रची गई। वो साजिश क्या थी? वो साजिश ये थी कि किस तरीके से एक आरोप मढ़ना है, इल्जाम लगाना है। वो 3 दिन तक पूरी प्लानिंग चलती रही। 13 तारीख को जब हमारे बिहार के जनरल सेक्रेटरी महासचिव जो है एहसान परवेज साहब एडिशनल एसपी मनीष जी से मिलते हैं, तो मनीष जी का कहना है कि हमने क्यों पकड़ा है, क्या इल्जाम है, ये हम आपको नहीं बताएंगे। आज शाम 7 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम आपको सारी चीज बता देंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेना। तो हमें लग गया कि इनकी नीयत में पहले दिन से बेईमानी थी। इन्होंने पूछताछ के नाम पे बुलाया और उन्होंने अरेस्ट नहीं किया था, बल्कि वो दोनों के दोनों फुलवारी शरीफ थाना गए थे। मेरे बात को जरा गौर से सुने, उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, उनको बुलाया गया, वो दोनों के दोनों जो है वो फुलवारी शरीफ थाने गए थे।
अपने को वहां पर हाजिर करने के तो लिए। तो उसके पहले बाद उन्हें बुलाया गया, मतलब कि उन्हें सीधा अरेस्ट नहीं जी किया गया, खाली पूछताछ नहीं के लिए किया, बुलाया गया। उन्हें बुलाया गया 11 तारीख की शाम को कि आपसे पूछताछ करनी है। वो सहयोग करने चले गए। वो सहयोग करने गए तो हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज हम इनको नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी के जाने के बाद 12 तारीख की शाम को छोड़ देंगे। शाम में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल बात होगी, आज कोई बात नहीं होगी। हमने सारे ऑफिसर्स को फोन किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने जब फेस टू फेस मुलाकात हुई एडिशनल एसपी से, एएसपी जो मनीष कुमार है फुलवारी शरीफ के, उन्होंने कहा कि शाम में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 7 बजे आप आ जाना, आप देख लेना क्या हो। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारे मीडिया के लोग बुलाए गए, उसी वक्त हमें समझ में आ गई बात कि ये कोई बड़ी साजिश का एक नतीजा होने वाला है और बड़ा साजिश रच रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने क्या क्या इल्जाम लगाया कि प्रधानमंत्री को मारने की एक साजिश हो रही थी, जो कि 3 घंटे तक इलीगल डिटेंशन किया और 3 दिन तक जो है एक साजिश के तहत ये कंप्लेंट्स ना जाने कहां से उनको मिले। इंडिया 2047 वो डॉक्यूमेंट जो है फैब्रिकेटेड है। उनका कहना है कि इंडिया 2047 एक इन लोग का मिशन है जो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं कि इंडिया 2047 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इम्पावर इंडिया फाउंडेशन। इम्पावर इंडिया फाउंडेशन जिसके जो लेखक हैं वो जस्टिस राजेंद्र सच्चर हैं, जिनका अभी देहांत हुआ। उन्होंने बहुत एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी कांग्रेस के जमाने में, उसमें मुसलमानों की अकलियत की पूरी दशा लिखी हुई है कि दलितों से भी बुरा हाल है। तो उस सर हालत को उन कैसे दोनों कंट्रोल करना है। इन मैं दोनों इस के पे आता अलावा हूँ। और भी जी जी। मैं इसको कंप्लीट करूं तो उस सच्चर कमेटी रिपोर्ट में यह साफ था कि दलितों से भी बुरा हाल मुसलमानों का है। तो एक रोड मैप बनाया गया सच्चर कमेटी के द्वारा, नहीं लेकिन जस्टिस सच्चर उसमें थे। उन्होंने एक रोड मैप बनाया कि 2047 में मुसलमानों की हालत बेहतर करनी है एजुकेशनली, और इसके साथ साथ मानसिक तौर पे हर एतबार से कैसे इंपावर करना है मुसलमानों को, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो, उसमें सारा ब्रीफ है। लेकिन ये लाइन कभी भी नहीं है कि हम 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स एएसपी ने पेश किया और पूरी मीडिया ने उसको एक प्रचार प्रसार में पूरा तब्दील कर दिया। तो सर वो जो डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं वहाँ पर मौजूद, एक कहा गया है कि वहाँ पे 2 छात्र भी थे, तो सर उनका क्या रिलेशन था उनसे, मतलब क्यों उन्हें गिरफ्तार किया गया? और मकान मालिक जो थे, नहीं, जो वहाँ पे जब छापेमारी हुई है एसडीपीआई के दफ्तर पे, वहाँ पर बोला गया है ना 2 छात्र भी मौजूद थे, तो वहाँ क्यों मौजूद थे ये कहा गया है मतलब? मतलब नेक्स्ट डे दूसरे दिन जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का दफ्तर पटना के फुलवारी शरीफ में है। ये घटना मैं 13 तारीख की बता रहा हूँ। 13 तारीख की शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना पुलिस ने जो है एक्सपोज किया कि ये बड़े बड़े जो है काम करने जा रहे थे, ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, हथियार की ट्रेनिंग देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और जो एडिशनल एसपी ने कहा है उसी का जो खंडन एसएसपी ने एसएसपी एमएस ढिल्लन ने किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, पटना में कोई भी हथियार की ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। इनका रिश्ता पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं है, ये भी इल्जाम लग रहा है कि फंडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी को मारने की साजिश रच रहे थे। ये पूरा का पूरा डिटेल्स एसएसपी ने कहा है। उसके बाद एसएसपी का साहब का विरोध भी होने लगा। 13 तारीख का जो पीसी था, उस पीसी के बाद 14 तारीख की सुबह 5 बजे पटना में फुलवारी शरीफ में दफ्तर है एसडीपीआई का, जिसमें मैं खुद वहां रहता हूँ। वो हमारा रेजिडेंस है एक्चुअली, दफ्तर नहीं है, ना तो कोई बोर्ड है और ना तो कोई पार्टी का वो है कार्यालय है। मैं वहां रहता हूँ, लेकिन वहां पे मेरे जानने वाले 2 लोग वहां पे आए हुए थे, स्टूडेंट्स थे, वो वहां रह रहे थे। हमें तो गुमान भी नहीं थी कि वहां पे रेड्स पड़ेंगे। वहां पे रेड पड़ी, उन दोनों को उठाया और वहां के मकान मालिक को भी उठा के अरेस्ट कर लिया। तो टोटल 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, इलीगल अरेस्टिंग है। आज हमें खबर मिली है कि फिर से उसी दफ्तर में जहां मैं रहता हूँ, जो जिसको वो दफ्तर बता रहे हैं वो मेरा रेजिडेंस है, वहां पे आज शाम में फिर से रेड मारी गई है और पूरे मीडिया के लोग वहां पे गए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पटना पुलिस बहुत बड़ी साजिश का एक जो है वो हिस्सा है, और इसके पीछे के पीछे जो है पूरा एनडीए सरकार बीजेपी की सरकार की जो है एक कोशिश है।
आखिर सर पीएफ और एसडीपीआई को क्यों फंसाने की मतलब साजिश की जा रही है? ऐसी खबरें ये आई है ना कि मैं पुलिस ऐसा का नहीं जब भी कहूंगा कि ये साजिश जो है एसडीपीआई और पीएफआई के लिए की जा रही है। ये साजिश जो भी मोदी हुकूमत के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ जो भी बोलेगा, ये उसके खिलाफ की जा रही है। पत्रकारिता जगत के एक बहुत बड़ा नाम जुबैर साहब, जो आपके ही दिल्ली से आते हैं, उनकी इलीगल अरेस्टिंग हुई। जो फेसबुक ट्विटर पे जिसने कंप्लेन किया वो ट्विटर आईडी फेक निकला, और वो बात भी बहुत पुरानी है। आपको भी पता है, जो हक के लिए बोलेगा, जो लड़ेगा, वो मोदी हुकूमत उसको जो है पनाह नहीं देना चाहती है, उसको उसको बर्दाश्त नहीं करती है, उसको बदनाम करके किसी तरीके से जेल में डाल के उसको जो है यूएपीए लगा के डराने की कोशिश कर रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये हक की आवाज है, ना कभी डरी थी इन तालीमों से और ना कभी डरेगी इंशाल्लाह। लेकिन सर आप बात कर रहे थे अभी कि एसडीपीआई के जो एसएसपी है उन्होंने बयान दिया था, लेकिन उन्होंने आरएसएस की तुलना पीएफएफ से कर दी थी। उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसी पर बयान हमारे नेता रविशंकर प्रसाद ने दिया है कि आरएसएस एक समाज सेवा है, लेकिन जो पीआईएफ है वो आतंकवाद टेररिस्ट को बढ़ावा देती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीएफआई के बारे में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि पीएफआई और आरएसएस से जब तुलना हो रही है तो पूरी दुनिया जान रही है, ना सिर्फ शमीम अख्तर और एसडीपीआई और आपके चैनल के लोग ही नहीं जान रहे हैं, मिलत टाइम्स के व्यूवर्स वगैरह, हर लोग जानते हैं कि आरएसएस क्या है। खुलेआम हथियार की ट्रेनिंग देते हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं करने वाला। जो गोदी मीडिया है उनकी आंख बंद हो जाती है, उनके जबान सिल जाते हैं, उनके कान के पर्दे भी बंद हो जाते हैं। खुलेआम देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही है, धर्म संसद के नाम पे मुसलमानों को मारने का काटने की बात की जा रही है, लेकिन किसी भी गोदी मीडिया को ये आवाज सुनाई नहीं देती। और ना ही, हैरानी की बात क्या है कि ना ही एजेंसीज को और पुलिस महकमे को नजर आती है। ये सारे के सारे लोग नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन कुछ चंद लोग जो पुलिस के वर्दी के अंदर उनके चड्डी जो है वो आरएसएस के हैं, वो लोग कभी भी उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होते। आप देख लीजिए, दिल्ली में धर्म संसद होता है, हिंदू राष्ट्र की जो है घोषणाएं हो रही है, उस पर कभी कितनी अरेस्टिंग हुई है आज तक? एक किसी ने कहा नहीं है, कभी नहीं कहा है। आज बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत में हिंदू हृदय सम्राट, आज कहा गया था कि 1000 साल के बाद बीजेपी की हुकूमत आई है। मुगलों के शासन में भी वो गुलाम थे, अंग्रेजों के शासन में भी गुलाम थे। जब कांग्रेस ने हुकूमत की तब भी आरएसएस के लोग अपने आप को गुलाम मानते थे, और जैसे मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले हमारे उस टाइम के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि आज हमें आजादी मिली है 1000 साल के बाद। तो ये तब भी गुलाम थे, आज खुद को मान रहे हैं कि हम आजाद हुए हैं। ये मानसिकता के लोग हमें बता रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हम सर देश मेरा को जो है एक 10% जी लोग, 10% लोग भी नहीं है, हम लोग सिर्फ मुश्किल से जो है टोटल आबादी का, मुसलमानों की जो भी आबादी है उसमें कहा गया कि 10% अगर हमारे साथ आ जाए तो हम जो है मुस्लिम राष्ट्र बना लेंगे। 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, वही मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना, आज तक नहीं बना। देश जो है लोकतांत्रिक देश है और हमेशा रहेगा। लेकिन इनको क्या लग रहा है, बीजेपी के शासन में ये कुछ लोग जो मजलूम लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो अकलियत में बहुत कम लोग हैं, जो कहते हैं, वो लोग हम पे हावी हो रहे हैं। तो ये हिंदू हृदय सम्राट सरकार के नाम पे धोखा दे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सर, ये जो अतहर और मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया, मतलब जो हिरासत में लेके इनसे पूछताछ की गई है, तो आखिर इन दोनों को ही क्यों बुलाया गया? मतलब ऐसा, मतलब कोई कहीं इन्होंने बयान दिया था, मतलब जो पीएम मोदी के आने से पहले इनसे ही पूछताछ की गई? असल में क्या हुआ है कि पीएम मोदी के आने से पहले पहले बिहार के अंदर एक, बिहार नहीं बल्कि पूरे मुल्क का वो आंदोलन था, लेकिन वो आंदोलन बिहार के अंदर ज्यादा हुआ। वो अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना एक मोदी जी ने एक नया योजना निकाला जो बहुत क्रिएटिव योजना है। तो उस योजना के विरोध में सारे सड़क छात्र सड़कों पे थे। तो सारे छात्र जब सड़कों पे थे तो विरोध प्रदर्शन बिहार में सबसे ज्यादा हुई। तो कुछ छात्र जो मधुबनी, मेरे ख्याल से सीतामढ़ी के थे, वो सीतामढ़ी के दो छात्र ने प्रधानमंत्री के पीएमओ के साइट पे जाके धमकी दे डाला कि मोदी जी आप आएंगे तो ये वो कुछ भी धमकी दिया उसने। उसके वजह से क्या उन दोनों की अरेस्टिंग हुई, और उसी के वजह से उसके आड़ में दो लोगों को और पूछताछ के लिए बुलाया गया। साफ तौर पे ये कहा गया कि मोदी जी कल आ रहे हैं
कि 11 तारीख की शाम में आप आइए और हमें सहयोग कीजिए। हम लोग सहयोग करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी का जिला महासचिव वो गए और जहाँ पे वो रहते थे वो किराएदार थे, उस मकान मालिक को भी बुलाया गया। आपने जो सवाल किया मुझे याद आ गया उस सवाल से, एक बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि जलालुद्दीन साहब को जो बुलाया गया उनको क्यों बुलाया गया। उनके पीछे की मैं बात बताऊं, सच्चाई क्या है। जलालुद्दीन साहब जो है वो अतर परवेज साहब को मकान किराए पे दिए थे। किरायानामा रेंट एग्रीमेंट जो है उनके नाम से था। उस ग्राउंड पे उनको बुलाया और ना तो वो हमारे एसडीपीआई के मेंबर हैं, ना तो वो पीएफआई के मेंबर हैं। वो खुद पुलिस महकमे का एक एसएचओ थाना प्रभारी रहकर अभी कुछ महीनों पहले रिटायर हुए हैं। कोई लेना लेकिन देना सर उनका नहीं। उनको तो पीआईएफ से ही जोड़ा जा रहा है कि वो पीआईएफ के मेंबर एसडीपीआई को भी समर्थन करते हैं, उनको सपोर्ट पीएफआई करते हैं। पीएफआई का मेंबर जोड़ा जा रहा है। पीएफआई का मेंबर जहां तक मैंने भी पता किया वो नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर वो नहीं है, क्योंकि वो वो अभी छह खाली महीने पहले 8 महीने रिटायर्ड पहले छह ऑफिसर महीने है वो। पहले रिटायर्ड ऑफिसर है वो, एसएचओ थे वो जी जी। झारखंड पुलिस में। तो एक ऑफिसर को भी पुलिस महकमे के सीनियर अधिकारी ने, एएसपी ने, मनीष कुमार जी ने, उन्होंने दागदार कर दिया, उनको सीबी से जोड़ दिया। कल के डेट में कोई भी ऑफिसर होगा उसको आप बदनाम कर देंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब जब होती है तो गवर्नमेंट जॉब में एक गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, वेरिफिकेशन होता है। खासतौर पे जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी एक वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन हुई होगी, उसके बाद ही उनको जॉब मिली होगी, उसके बाद वो रिटायर्ड भी हो गए। ड्यूरिंग द जॉब उन्होंने कभी कोई ऐसी गतिविधि तो की नहीं होगी, सीमे में तो थे नहीं थे, तो क्यों आपने उनकी ज्वाइनिंग ली। और जैसे रिटायर हुए आपने उनको पीएफआई से जोड़ के सीबी से जोड़ दिया। ये तो सरासर एक बहुत बड़ी साजिश है जो बेनकाब हो रही है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के एजेंडों पे, उसके इशारों पे नाच रही है। बिहार इसमें पुलिस ही है ना वो एसएसपी। एसएसपी कहाँ जी की जी, पुलिस है, वो लंदन की पुलिस है क्या? वो भी बिहार बिहार पुलिस पुलिस है है। ना। एसएसपी ने क्या कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, सिमी से कोई तार नहीं, मोदी जी का कोई मामला नहीं, और ना ही जो है कोई ट्रेनिंग होती है। सारी बातों का खंडन क्यों किया, लेकिन उनके ही विरोध करने लगे कौन, बीजेपी और आरएसएस के लोग। इस्तीफा दो, माफी मांगो, टंग स्लिप कर गया, ये सब चल रहा है देश के अंदर। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि नीतीश सरकार चुप है इस ऐसे मामलों में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जब मुसलमानों की बात आती है तो उस पर कोई भी सरकार बोलने को, या फिर विपक्ष, अभी तो सरकार बीजेपी की है, बिहार में भी बीजेपी की मान लो एक तरीके से, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि नीतीश सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए इस पर? देखिए, बिहार में सरकार तो बीजेपी की ही है, बाई डिफॉल्ट एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। नीतीश कुमार जी का जो मुस्लिम प्रेम है वो लोगों को भी पता है। और लेकिन सर रमजान के महीने में दिखा था, आपने भी देखा होगा कि वो रोजे की वो जो उसमें इफ्तार पार्टी, या इफ्तार पार्टी दे रहे थे वो लोग, तो उसमें दिखा था एक देखिए मुस्लिम इफ्तार पार्टी प्रेम। करने से कोई मुस्लिम मुस्लिम हितैषी नहीं हो जाता। इफ्तार पार्टी तो आरएसएस के लोग भी दे रहे हैं, मोहन भागवत भी दे रहे हैं, और हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम भी जा रहे हैं उसके अंदर। इफ्तार पार्टी दे देना ये साबित नहीं होता कि आप मुस्लिम के हक में बात करने वाले लोग हैं। मुल्ला मुलायम के नाम से भी मुलायम सिंह को जाना जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो बहुत फेवरेबल हो गया। नीतीश जी के बारे में ये कहूंगा मैं कि नीतीश जी एनडीए की सरकार में है, उनकी गर्दन तो खुद अटकी हुई है। वो तो खुद बेचारे मजबूर हैं, उनकी फाइल खुद बीजेपी के पास है, उनके नस को जो है बीजेपी ने दबा रखा है, मजबूरन वो उनके साथ अलायंस कर लिए हैं। लेकिन फिर भी नीतीश जी को बोलना चाहिए इस मुद्दे पे, क्योंकि बदनाम बिहार का हो रहा है, और बदनाम बिहार के मुसलमान का नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे बिहार के इंसाफ पसंद लोगों का हो रहा है। क्योंकि बदनामी क्यों हो रही है, सबको पता है। जो आरोप लगाए गए हैं वो सुनते ही लग रहा है कि ये कितना फर्जी है। मुस्लिम राष्ट्र की बात कौन कर रहा है, जो मजलूम है, जिसका आए दिन बिहार के अंदर मॉब लिंचिंग होता है, देश के अंदर मुसलमान होने की वजह से मारा जाता है वो, और जो बहुत पावरफुल है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, मुस्लिम महिलाओं के साथ जो है बदसलूकी करने की बात करता है, नरसंहार की बात करता है, उसके ऊपर कोई सुनने को तैयार नहीं, तो बोलने को तैयार नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, और इस ड्रामे के अंदर बिहार पुलिस भी शामिल है। तो सर एसडीपीआई अब क्या एक्शन लेगी, अब जो
लोगों को हिरासत में लाया गया आपके लोगों को? एसडीपीआई सबसे पहले तो हमें कल भी यकीन था और आज भी यकीन है देश के संविधान के ऊपर और देश के कानून के ऊपर। हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं। कानून के पालन करने की वजह से ही हमारे जनरल सेक्रेटरी अतर परवेज बुलाने पर चले गए। अभी भी मैं आपके साथ लाइव हूँ, बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी पुलिस महकमे का लोग आते हैं, हम लोग वेलकम करेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे। हमें कानून पे यकीन है। हम अभी अदालत में जाएंगे, हम अदालत में इसका लीगल फाइट करेंगे और आने वाले टाइम में जो ये गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया के साथ ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बेवकूफ का इल्जाम लगाया है उनके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे लीगली। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का और ये जानकारी शेयर करने का कि उन दोनों को जो गिरफ्तार किया गया वो उन पे जो लगे इल्जाम है वो बेबुनियाद है। और जो एक उसमें जो ये इल्जाम लग रहा था कि वो पीएफ और एसडीपीआई का समर्थन करते हैं, वो आपने क्लियर कर दिया कि वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे और उनका उनका सिर्फ इतना ही वो था कि उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बाकी खबरों के लिए देखिए मिलट टाइम्स। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।